गुड इवनिंग एवरीवन। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 4 के MGC 6 के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें नेपोलियन के प्रथम कौंसल के रूप में किए गए सुधार कार्यों की चर्चा करेंगे। तो 10 नवंबर 1797 ईस्वी को नेपोलियन ने बलपूर्वक सत्ता पर अधिकार कर लिया। उसे इसमें जनता का समर्थन प्राप्त था। उसने सदैव लोकमत का ध्यान रखा और क्रांति के परिणामों को स्वीकार किया, क्योंकि क्रांति के द्वारा जो जनता चाहती थी, क्रांति के बाद बने सरकार ने उसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया और नेपोलियन ने उसे जनता के सामने लागू करने का आश्वासन दिया। जनता नेपोलियन के साथ खड़ी हो गई। उसने एक बार कहा था कि मुझे शक्ति से प्रेम है, उसी प्रकार जैसे कि एक संगीतज्ञ को अपने वायलिन से प्रेम होता है, मैं एक कलाकार के रूप में सत्ता से प्रेम करता हूँ। इसका मतलब हुआ सत्ता के लिए जो भी उचित कार्य हो वह सब करने के लिए मैं तैयार हूँ। राज्य की समस्त शक्तियाँ प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन ने अपने हाथों में केंद्रित कर ली। सैनिक अभियानों से उसने विजय प्राप्त की और देश में आंतरिक स्थिति में सुधार लाए। नेपोलियन ने प्रथम कौंसल के रूप में 1799 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद उसने फ्रांस को साम्राज्य और स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। कौंसल काल उसका शांति का काल था और इस काल में नेपोलियन ने जो अस्थायी सुधार कार्य किए वह इसी काल में किए थे। अतः कौंसल काल रचनात्मक कार्यों के दृष्टि से महत्वपूर्ण काल है। अब आता है बात कि वह कौन कौन से कार्य उन्होंने किए जो महत्वपूर्ण हैं, जिससे फ्रांस के विकास में सहायता मिली और फ्रांस की जनता उसे अपार प्यार दिया, उसे एक मजबूत शासक बनाया। वह उनके काम बोलते थे, तो काम उन्होंने कौन कौन किए? पहला, संविधान निर्माण। कौंसल में नेपोलियन की नीति के 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, शासन के विभिन्न विभागों की व्यवस्था स्थापित करना। दूसरा, देश के अंदर शांति की स्थापना करना। तीसरा, यूरोपीय राष्ट्रों के साथ सम्मानपूर्ण शांति स्थापित करना। संविधान का निर्माण करना नेपोलियन के समक्ष सबसे पहला कार्य था। 1 माह के अंदर ही इसे तैयार कर लिया नेपोलियन ने। 1799 ईस्वी का या 7वें वर्ष का संविधान इसे कहा गया। इस संविधान को इस प्रकार बनाया गया था कि नेपोलियन के हाथों में राज्य की सारी शक्तियां केंद्रित थी। कार्यपालिका की शक्ति संविधान में 3 कौंसलों के बीच रखी गई और इन 3 कौंसिलों का कार्यकाल 10 वर्ष था। इसमें नेपोलियन प्रथम कौंसल था। उसी के पास मुख्य कार्यपालक अधिकार थे। मंत्रियों, राजदूतों, सेना के अधिकारियों, न्यायाधीशों की नियुक्ति वही करता था। वह युद्ध और शांति की घोषणा कर सकता था। उसी के पास विधि निर्माण में पहल करने का भी अधिकार था। दूसरा, केंद्रीयकृत प्रशासन की स्थापना करना।
दृढ़ केंद्रीयकृत प्रशासन की स्थापना करना नेपोलियन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था। उसने 1800 ईस्वी में एक कानून पारित कराया जिसमें उसका पूरा नियंत्रण प्रशासन पर स्थापित हो गया। अभी तक फ्रांस के जिलों में निर्वाचित संस्थाएं थीं जो स्थानीय प्रशासन देखती थी। यह राजतंत्र में था। इस कानून में से नेपोलियन को जिलों के अधिकारियों को नियुक्ति करने का अधिकार मिल गया, यानी कि जो राजतंत्र में प्रांतीय स्थानीय स्वायत्तता थी उसे नेपोलियन ने छीन लिया और जिलों के अधिकारियों का नियुक्ति का अधिकार भी नेपोलियन ने अपने हाथों में ले लिया। जिले में प्रीफेक्ट और सब प्रीफेक्ट नेपोलियन ने नियुक्त किए जो उनके प्रति उत्तरदायी थे। जिलों का स्थानीय प्रशासन समाप्त हो गया। इस प्रकार नेपोलियन का फ्रांस के सभी जिलों पर नियंत्रण स्थापित हो गया जैसा बुर्बो शासन में कभी नहीं था। लेकिन स्थानीय संस्थाओं को नेपोलियन ने बने रहने दिया, लेकिन पावर छीन लिया। स्थानीय स्वशासन काम कर रहे हैं लेकिन उनके अधिकारी स्थानीय जनता नहीं नियुक्त करेंगे, उनके अधिकारी नेपोलियन नियुक्त करेंगे। यानी कि स्थानीय संस्था है लेकिन सत्ता विहीन, पावर विहीन। अब तीसरा, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में नेपोलियन ने केंद्रीयकरण की नीति का पालन किया। उसके अन्य सुधार थे जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, सभी में उन्होंने केंद्रीयकरण किया। जनता के अधिकारों पर केंद्रीयकरण की नीति के कारण विपरीत प्रभाव पड़ा लेकिन राज्य की शक्ति में वृद्धि हुई। जनता को लॉस हुआ लेकिन केंद्र मजबूत हुआ, राज्य की शक्ति में वृद्धि हुई। नेपोलियन इन सब सुधारों में एक क्रांति रक्षक के रूप में नहीं दिखाई देता है, बल्कि वह एक विजयी सेनापति के रूप में दिखाई देता है। नेपोलियन सत्ता का हेड है लेकिन जैसे उन्होंने कार्य किया वह जनता के रक्षक के रूप में नहीं, एक विजयी सेनापति के तरह आदेश दिया और उसे सख्ती से लागू करवाया। उसने अपनी निरंकुश सत्ता स्थापित करने में क्रांति के सभी देनों को प्रयुक्त किया। क्रांति के समय जो जनता की मांग थी उस सभी मांगों को नेपोलियन ने पूरा किया और इससे जनता का उसे समर्थन मिला, लेकिन लागू करने की विधि निरंकुश थी। फ्रांस के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए नेपोलियन ने इंग्लैंड से आने वाले माल पर आयात कर बढ़ा दिया। संरक्षण के द्वारा फ्रांस के औद्योगिकरण की नीति को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। फ्रांस के सभी वर्ग उनके आर्थिक सुधारों से संतुष्ट हो गए। राष्ट्रीय ऋण पर जो धनी वर्ग पैसा देते थे उसे नेपोलियन ने ब्याज देने का निर्णय लिया। किसानों को विश्वास था कि जब तक नेपोलियन है सामंतवाद की पुनरावृत्ति अब फ्रांस में संभव नहीं है। श्रमिक वर्ग उनकी रोजगार योजनाओं से संतुष्ट था। मूल्यों में स्थिरता थी। मध्यम वर्ग को उससे भी फायदा था, तो मध्यम वर्ग का भी नेपोलियन को समर्थन मिला। अब आर्थिक सुधार के बाद नेपोलियन ने
पेरिस का यानी राजधानी का सौंदर्यीकरण करने का निर्णय लिया। तो पेरिस का सौंदर्यीकरण नेपोलियन का तीसरा सुधार है। चौथा सुधार है, पेरिस में अनेक नवीन निर्माण कार्य नेपोलियन ने आरंभ कराए। उनके दो मुख्य उद्देश्य थे। इसके द्वारा यूरोप की कलाओं का केंद्र फिर पेरिस को बनाना, जिससे फ्रांसीसियों की सौंदर्य और गर्व की भावनाएं उन्हें संतुष्ट कर सके। दूसरा, पेरिस के लोगों की जो बेकारी को भी इसके द्वारा समाप्त किए करना उसका उद्देश्य था। चौड़ी सड़कों का निर्माण पेरिस में कराया गया। सड़कों के दोनों किनारे वृक्ष लगाए गए। एक अजायब घर का निर्माण भी पेरिस में कराया गया। दुर्लभ कलाकृतियाँ इटली और मिस्र से लाई गई और इनको अजायब घर में रखा गया। पेरिस के प्राचीन राजकीय भवनों को फिर से मरम्मत कराया गया, उसे सौंदर्यीकरण किया गया और उसे राजकीय भवनों को फिर से सुसज्जित किया गया। अब नेपोलियन का अगला कार्य है जन कल्याणकारी कार्य। नेपोलियन एक प्रतिभाशाली शासक था। उसका मुख्य कार्य राष्ट्रों के घावों को भरना, राष्ट्रीय संस्थाओं के स्वरूप को निर्धारित करना और इन सब के लिए उन्होंने अनेक जन कल्याणकारी कार्य किए और इनका जन कल्याणकारी कार्यों के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए जहाँ तक संभव हो सरकार की तरफ से सहायता दी गई, प्रोत्साहित किया गया और जन कल्याणकारी कार्य को सबसे ज़्यादा प्रश्रय दिया गया। तो यह हो गया उनके कार्य। अब धर्म के क्षेत्र में केंद्रीयकरण, विधि निर्माण के क्षेत्र में केंद्रीयकरण, और जब यह काम हो गया तो फ्रांस को राजतंत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया। यह तीनों कार्य पॉइंट हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह है, निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जन जन तक इतिहास की समझ बढ़ाने में निशा इतिहास गंगोत्री चैनल की सहायता कीजिए। धन्यवाद।